हेलो रिसर्चर्स, स्कॉलर्स। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी हर रोज सीखता हूँ। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं हाउ टू राइट एज डेजर्टेशन। और डेजर्टेशन ये नहीं है कि जी कोई भी एक छोटा कार्य है, क्योंकि जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगा था कि जी ये तो सारा 2-3 दिन का कार्य है, मैं बता दूंगा। मगर जब मैं इसको और डेप्थ में पढ़ रहा हूँ और इसके बारे में सोच रहा हूँ तो इस कंडीशंस में मुझे ये लगता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जो शायद मैं कभी पूरी कर पाऊं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो इसके बेसिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। दूसरी बात क्या है, अभी तक हमने कुछ एक टॉपिक को डिस्कस किया है। लाइक फर्स्ट कि हम टॉपिक को कैसे डिसाइड करेंगे। उसके बाद टॉपिक को डिसाइड करने के बाद जो सेकंड सबसे मेन चीज क्या आती है कि आप लोगों को टॉपिक डिसाइड करने के लिए एक मैंने आप लोगों को एक कई दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसके बारे में, रिसर्च गैप के बारे में, कि रिसर्च गैप को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज एक क्वेश्चन आया कि जी हमें ये बताओ कि जी रिसर्च गैप को ढूंढते कैसे हैं या फिर लिखते कैसे हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक क्वेश्चन ये आया कि जी क्या रिसर्च गैप में भी साइटेशंस का बताना जरूरी होता है। मेन चीज वहां पे आप लोगों को साइटेशंस तो आप लोग वैसे ही बता रहे हो। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को एक चीज बोली गई थी कि जी हम है ना जब रिसर्च गैप को ढूंढने चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको ढूंढने के लिए। और उसमें जो बेसिकली जो चीजें आती है, मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि जी 2024 से 2020 से लेके और 2025, अगर आप 2026 में खड़े हो तो इसके बीच में जितने भी रिसर्च पेपर हैं उनके अंदर आप रिसर्च गैप ढूंढ सकते हो। उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हो सकता है या फ्यूचर फाइंडिंग्स हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, किसके ऊपर उसने स्ट्रेस डाला हुआ है सबसे ज्यादा बार बार, भाई इट इज मस्ट बी डन, या फिर कोई चीज है भाई इसको कैसे करेंगे। तो वो क्या है, वो आपके रिसर्च गैप है। अब एक क्वेश्चन आया, आज एक ने मेरे से कहा सर मैंने तो है ना पिछले साल के सारे पढ़ लिए और मेरे पास अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पढ़ने के लिए कुछ ना हो। दूसरी बात क्या है, जब आप रिसर्च गैप ढूंढते हो तो उस कंडीशंस में मैंने एक सिंपल सी चीज कही थी कि पिछले 5 साल का पढ़ो, 1 साल का नहीं। अब आप क्या कहोगे जी 5 साल का हम क्यों पढ़े, हमें तो पिछले साल वाले में पता चल जाएगा। हो सकता है पिछले 5 सालों में हो सकता है कि कोई कार्य 2020 में हुआ हो और उसने ये चीज कह दी अपनी रिसर्च के अंदर कि जी इसके ऊपर आगे चल के फ्यूचर के अंदर कोई काम हो सकता है, ये काम मैं नहीं कर पाया। और 2020 से लेके 2025 तक बहुत सारे ऐसे रिसर्चर आए, वो भी उस चीज का आंसर नहीं दे पाए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमें एक रिसर्च गैप 2020 में मिल गया। सेम चीजें इससे आगे आने वाले सालों में भी हो सकती है। 5 सालों में आप एक ये चीज देखो कि जी हाँ 2020 में आप लोगों ने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया 2020 का, तो 2020 का पेपर जब आप लोग पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में आपने ये देखा कि जी इस पेपर के अंदर मुझे ये रिसर्च गैप मिल गया, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जब आप आगे पढ़ोगे, क्या उस जो मैंने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया है किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर, क्या आने वाले सालों में उसके ऊपर कोई काम हुआ है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया है। या फिर क्या होता है कि उसके ऊपर काम तो हो गया मगर उसके ऊपर आज भी कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके ऊपर विवाद है। अगर उसके ऊपर विवाद है तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जी वो आपके लिए एक रिसर्च गैप का काम करेगा, आप लोग उसके आगे रिसर्च को जारी कर सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जी आप सिर्फ 1 साल के पेपर पढ़ो या लिटरेचर पढ़ो उससे आप लोगों को आपका रिसर्च गैप मिल जाए।
हो सकता है कि जो 2025 में पढ़ो उसमें तो आपको इतना ना मिले, मगर उससे पहले वाले हैं 2024 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, 21 के हैं, 20 के हैं, वो अगर पेपर पढ़ोगे उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इससे ज्यादा रिसर्च गैप मिल जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले जो लगभग पिछले 5 सालों के पेपर्स हैं उनकी स्टडी करनी है। उनकी स्टडी में देखना है कि जी इसमें कौन कौन से रिसर्च गैप निकल के आए हैं। निकलने के बाद आप लोग एक चीज देखोगे, क्या इनके ऊपर अभी तक कोई काम हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो हम आगे करेंगे। अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए मेरे माइंड में एक चीज है कि सर आपने 2020 तक का कह दिया, ऐसा कोई काम भी तो हो सकता है जो 2015 में किसी ने किया हो, उसके अंदर उसने कोई फ्यूचर की चीजें डाली हो मगर उसके ऊपर अभी तक काम ना हुआ हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जब आप 2025 से उठ के 2020 में आ गए और 2020 में आने के बाद आप कहते हो जी ऐसे करके है ना, आप लोग ढूंढ सकते हो 2015 वाला भी तो एक चीज हो सकती है, मगर वो आउटडेटेड चीजें हैं। हम पिछले, या एक चीज है, एक इसमें ट्रेंड 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 क्या चला हुआ है, या फिर एक चीज और आता है, एक स्टेटमेंट आती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्या ट्रेंड चला हुआ है? और ये आप लोगों को जो लगातार पिछले 5 साल का जो रिसर्च है उनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आज के समय के ऊपर ट्रेंड क्या चला हुआ है। अगर आप उससे बैक जाओगे तो उस कंडीशंस में हो सकता है आप लोगों को ट्रेंड का पता ही ना चले। तो जो रिसेंट चीजें हैं उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तभी तो हम एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिखना कैसे है? नॉर्मल लिखना होता है, जैसे आप लोग कोई कुछ भी लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, उसी तरह से लिखना होता है। साइटेशन देने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। और ये आपका मे बी 2-4 लाइनों में खत्म हो सकता है, मे बी पूरा एक पेज ले सकता है, मे बी उससे ज्यादा भी हो सकता है। मगर फिर भी जो रिसर्च गैप है वो आप लोग जैसे नॉर्मल लिखते हो वैसे लिखना होता है। अब हम इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? वैसे तो रिसर्च गैप आता है नंबर 3 पे, मगर मैंने आप लोगों को रिसर्च गैप पहले इसलिए करवा दिया क्योंकि रिसर्च गैप ढूंढने के बाद ही आप लोग एक डिसाइड कर पाओगे कि जी मैं स्टडी क्या करूं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेरा क्या होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना हो सके उतना ज्यादा स्टडी करो, और जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है? आप ये मत सोचो कि जी मैं इस चीज को क्यों पढ़ूं। अगर पढ़ोगे तो उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन के सामने आ जाओ, आप ऐसी समस्या का समाधान ले आओ जो आज तक किसी ने की ना हो। तो इसलिए जो पहले की स्टडीज हैं, पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उनके पढ़ने का फायदा ये होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो मेरे से पहले वाले लोग हैं उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर कौन सी मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है और उस मेथोडोलॉजी से क्या उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं तो उस कंडीशंस में मैं उन जैसी मेथोडोलॉजी को ना अपनाऊं, उस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग ना करूं, तो उससे क्या होगा, मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिलेगा। अगर आप इन चीजों के बारे में सोचोगे तो उस कंडीशंस में आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचोगे तो उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम ये जानते हैं आज कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियोस हैं, 1 या 2 जो भी इसकी होंगी, तो उस कंडीशंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखते कैसे हैं और उठाते कहां से हैं। मेनली चीज रिव्यू ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्रिटिकल और एनालिटिकल सिंथेसिस होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, आप विश्लेषणात्मक रूप से या उसको एनालाइज करते हो किस चीज का, जो पहले से ही कोई रिसर्च हो चुकी है, जो पहले से ही कोई रिसर्च हो चुकी है उसका क्रिटिकली या एनालिटिकली उसको
मनन करते हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा, वो आपका कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, आप उस चीज को स्टडी करोगे। उदाहरण के लिए जब भी आप अपने गाइड के पास या टीचर के पास जाते हो तो आप लोगों को जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली सजेशन यही देता है कि जी आप एक काम करो, लाइब्रेरी के अंदर जाओ या ओपन सोर्स के ऊपर जाओ या रिसर्च पेपर पढ़ के आओ, बुक्स पढ़ के आओ, जो आप लोग काम करना चाहते हो। वो क्या कहता है, वो एक सिंपल सी चीज ये कहता है जी क्रिटिकली या एनालिटिकली थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके आओ, तभी तो उसके ऊपर कार्य हो सकता है, अदरवाइज कैसे काम होगा। तो पहला काम जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं वो क्रिटिकल और एनालिटिकल सिंथेसिस होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसर्च वर्क होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं कोई भी एक टॉपिक उठा लूं, मान लो लैंड यूज लैंड कवर का उठा लेता हूं, नॉर्मल सा टॉपिक है, तो उस कंडीशन में क्या मेरा गाइड क्या कहेगा कि जी जाओ लैंड यूज लैंड कवर के ऊपर स्टडी पढ़ के आओ, और ये देखा हो क्या जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है क्या वहां पे उस चीज के ऊपर स्टडी हुई है, अगर स्टडी हुई है तो स्टडी करके क्या करोगे, कुछ और सोच के आना। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, वो हम क्रिटिकली उस चीज के ऊपर एनालाइज करते हैं। सेकंड थिंग्स क्या होती है कि ये क्या करता है, समराइज करता है की फाइंडिंग्स, कि जो भी कोई भी रिसर्च पहले हो चुका है उसके ऊपर उसका संक्षिप्त रूप क्या है और उसकी थ्योरीज क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था हाईवे का, कि कोई भी हाईवे है, हाईवे के आसपास किस प्रकार से एक्सपेंशन होता है, उस प्रकार से, क्योंकि जितने भी आपके हाईवे डेवलप हो रहे हैं, या आज के टाइम पे आप लोग एक चीज देखते हो, आप हरियाणा में देखते हो या मैं जिस भी जिले से हूं, तो वहां पे है ना हाईवे एक्सपेंशन बहुत तेज गति से हो रहा है, लगातार बाईपास निकल रहे हैं। तो बाईपास निकलने से क्या होगा कि जो लैंड का एक्विजिशन है वो लगातार बढ़ रहा है। अब उन चीजों को मैं समराइज करूंगा और उनकी की फाइंडिंग्स लेके आऊंगा। ठीक है, समराइज करने के बाद कि जी जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है या फिर लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है और उसके पीछे थ्योरीज क्या है, उस चीज को मैं समराइज करूंगा, उसके लिए मैं उन चीजों को पढ़ूंगा। थर्ड चीज क्या है, आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, कि उसका प्रारूप क्या है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो तो उस कंडीशंस में आप जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या जो भी टॉपिक के ऊपर आप डेजर्टेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उसका पैटर्न क्या है, सेकंड थिंग उसका ट्रेंड क्या है, और क्या है जितने भी आपके डिबेट्स हैं, मतलब जब आप किसी भी पेपर को पढ़ोगे तो उस कंडीशंस में आप लोगों को पूरा का पूरा जो एक पैटर्न है वो पता चल जाएगा उस पेपर के अंदर क्या चल रहा है। मैं बहुत बार एग्जांपल भी देता हूं और चीजें करता हूं कि जब भी रोड के लिए उसका एक्विजिशंस होता है जमीन का, तो उस कंडीशंस में बार बार किसान क्या करते हैं, राइट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, धरना देते हैं। तो क्या होगा, जब आप ऐसा कोई भी एक रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो उस कंडीशंस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न्स है। जब भी आपके माइंड में कोई एक चीज आएगी, जी फलानी जगह के ऊपर XYZ जगह के ऊपर नए रोड के लिए वो हो रहा है, लगातार लैंड का एक्विजिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग, अगर आप तो पहले से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उसके ऊपर पुराने समय में डिबेट्स हुई हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम पुराने सिस्टम को देखते हैं तो उस कंडीशंस में हम इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसके अंदर उसका प्लस पॉइंट होते हैं और वीकनेस होती है किसी भी रिसर्च की, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस कंडीशंस में वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है कि जो रिसर्च ये हो चुकी है इसमें स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। जब आप इन चीजों को पता चल जाएगा, जो भी आपकी वीकनेस है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी ये वीकनेस है, वीकनेस की वजह से क्या हुआ, ये मेरी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, मेरी रिसर्च गैप के रूप में कार्य करेगी। या फिर जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो
तो उस कंडीशंस में जो आपका रिसर्च है, जो आप लोगों ने टॉपिक सोचा है, उस टॉपिक के ऊपर मुख्य रूप से आपकी खुद की रिसर्च की सिचुएशन पता चल जाएगी। क्या उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, क्या मैं इस चीज के ऊपर काम कर सकता हूं, आज किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर इसके ऊपर काम कर रखा है तो उसके साथ कैसा हुआ। तो सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी जो सिचुएशंस होती है रिसर्च के अंदर, वो पता चल जाएंगी कि जी हाँ, मैं जो रिसर्च कर रहा हूं वास्तव में मेरी रिसर्च यहां पे लाई करती है और उसका इंपैक्ट ये हो सकता है। तो इसलिए जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। और जब तक वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है उसको जो उसकी स्टडीज है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक के ऊपर डिसर्टेशन लिखते हो या रिसर्च करते हो तो उस कंडीशंस में उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर या जो उससे पहले कोई भी काम हो चुका है वो पीएचडी की थीसिस के रूप में, रिसर्च पेपर के रूप में, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च के लेवल के ऊपर वो अच्छी बन सके। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, आपके रिसर्च जो एथिक्स हैं या आपके जो रिसर्च स्किल्स हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिसर्च कर रहे हैं ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।